नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना के 16 एक्टिव केस, 24 घंटे में 27 सैंपल की जांच, 7 संक्रमित मिले। रिम्स और सदर अस्पताल में 40 बेड रिजर्व। रांची में बीते 24 घंटे में कुल 27 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 7 सैंपल कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हो गई है। मंगलवार को 20 सैंपलों की जांच की गई थी, इसमें भी 4 लोग संक्रमित बताए गए थे। सोमवार को हुए 16 सैंपलों की जांच में 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सिविल सर्जन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची में अब तक कुल 432 लोगों की कोविड टेस्ट की जा चुकी है, जिसमें से 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें और नियमित रूप से हाथ धोते रहें। झारखंड सरकार के राज्यवासियों को जागरूक करना शुरू कर दिया गया है। बुधवार से लोगों के मोबाइल पर जागरूकता मैसेज पहुंचना शुरू हो चुका है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सावधान रहने को कहा है। जेएसएससी भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी, नियमावली में बड़ा बदलाव। जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अब 2 चरण, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया है। अब तक पिछले 4 वर्षों से जेएसएससी की परीक्षाएं एक ही चरण में आयोजित की जा रही थी, लेकिन लगातार पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने कार्मिक विभाग को परीक्षा संचालन से जुड़े कई बिंदुओं पर सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर नया मसौदा तैयार किया गया है, जिसे अब विधि और वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में पास कराया जाएगा। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद जेएसएससी की सीजीएल, पीजीटी, नगर निकाय, सहायक आचार्य, उत्पाद सिपाही सहित अन्य परीक्षाएं अब 2 चरणों में ली जाएंगी। 2021 से पहले भी परीक्षाएं 2 चरणों में होती थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर व झारखंड से जुड़े विषयों को शामिल किया जाता था। मुख्य परीक्षा में विषयों की गहराई और विविधता अधिक होती थी। गोड्डा में अपराधियों ने हाईवा को किया आग के हवाले, चालक के पैसे छीने। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के ललमटिया बोआरी जोर मुख्य सड़क के बीच स्थित बाबूपुर गांव के पास एक हाईवा को ज्ञात अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना बुधवार देर रात की है। ललमटिया के तरफ से आ रहा हाईवा वाहन को सड़क पर खजूर पेड़ का बोटा लगाकर रोका गया। इसके बाद दर्जनों की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने हाईवा चालक को कैबिन से उतार कर पैसा छीना और हाईवा को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित चालक ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक महागामा एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई है। आग को बुझाने के लिए पुलिस ने दमकल वाहन को बुलाया, फिर आग को बुझाया गया। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड के 20 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश। आज देर शाम रांची में गरज के साथ बरसेंगे बादल। इसके बाद 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। भीषण गर्मी से जूझ रहे झारखंड वासियों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित केंद्र ने आज राज्य के 20 जिलों में देर शाम आंधी तूफान के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से मौसम के इस पूर्वानुमान से बाहर रहेंगे। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई है उनमें कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, जमताड़ा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। वहीं पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिलों के लिए किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। राजधानी रांची में गुरुवार को मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर उमस बनी रही और दोपहर से शाम के बीच गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बुधवार को सरायकेला में सबसे ज्यादा 5.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर 2 युवकों की अमर्यादित रील वायरल, मंत्री ने लिया संज्ञान। रांची स्थित नवनिर्मित मेकान सिरमटोली फ्लाईओवर कार्तिक उरांव ब्रिज एक बार फिर चर्चा में है। 2 युवकों ने रील्स बनाते हुए फ्लाईओवर को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दीपक कुमार मुंडा नाम के एक व्यक्ति ने वीडियो पोस्ट कर राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ से दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दीपक बिरुआ ने संज्ञान लेते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दीपक बिरुआ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बहुत पीड़ा होती है जब युवा अपने संस्कारों को छोड़कर सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी हद तक जाकर असामाजिक और अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। यह बात मैं एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक पिता और सामाजिक व्यक्ति के नाते
कह रहा हूं, इन्हें सजा नहीं संस्कार सिखाने की जरूरत है। मंत्री ने रांची ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वे इन युवकों को उनके बनाए गानों के लिए सम्मानित करें और उन्हें संस्कारों का महत्व समझाएं। झारखंड में सरकारी टीचर के 1373 पदों पर वैकेंसी, सैलरी होगी 35,000 से ज्यादा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। इस वैकेंसी के माध्यम से राज्य में सेकेंडरी टीचर के कुल 1373 खाली पदों पर भर्तियां होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। झारखंड में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होगी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 19 जुलाई 2025 तक का समय मिलेगा। झारखंड में शिक्षकों के पद पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई। जानिए पूरी प्रक्रिया। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के तहत डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने उक्त आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है। यह फैसला डीजे संचालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। रिम्स में इलाज के अभाव में बच्चे की मौत, 4 दिनों के नवजात को 40 मिनट तक नहीं मिला बेड। जमशेदपुर से किया गया था रेफर। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति दिन ब दिन सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों को जहां तुरंत इलाज मिलना चाहिए, वहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नतीजा अनहोनी के रूप में सामने आ रहा है। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे 4 दिन का एक बिरहोर बच्चा बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर से रिम्स रेफर किया गया था। बच्चा जन्म के समय रोया नहीं था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सेंट्रल इमरजेंसी में लाने के बाद कर्मियों ने बताया कि पीडियाट्रिक वार्ड जाकर पूछिए कि बेड खाली है या नहीं, उसके बाद वहीं एडमिट किया जाएगा। परिजन बेड का पता लगाकर लौटे और बच्चे को एम्बुलेंस से पीडियाट्रिक वार्ड ले गए। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि 4 दिन पहले रीता सोबोर नाम की महिला ने एमजीएम जमशेदपुर में बच्चे को जन्म दिया था। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन बच्चे को सांस लेने में परेशानी थी। यह महज एक मामला है, लेकिन ऐसे दर्जनों मरीज हर दिन सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने के लिए घंटों एम्बुलेंस पर ही किसी तरह जिंदगी से जंग लड़ते हैं। इसमें कई जंग जीत जाते हैं और लेकिन जिंदगी की जंग हार भी जाते हैं। एम्स देवघर में शुरू हुआ रैन बसेरा, 2 और 3 बेड वाले कमरे उपलब्ध, 50 रुपए में ठहर सकेंगे मरीज के परिजन। देवघर एम्स ने इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरा की शुरुआत की है। यह व्यवस्था खासकर दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। यहाँ अब मरीजों के साथ आए परिजन सिर्फ 50 रुपए में एक बेड लेकर ठहर सकेंगे। एम्स प्रशासन का कहना है कि यह पहल मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से राहत देने के लिए की गई है। एम्स देवघर के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि अस्पताल शहर से दूर है। यहाँ न केवल झारखंड के संताल परगना बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिलों से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। मरीजों के इलाज के दौरान परिजनों को रुकने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए रैन बसेरा की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 50 बेड का अभी यह रैन बसेरा है। इसमें कुछ कमरे 2 बेड तो कुछ 3 बेड शेयरिंग के हैं। 50 से 100 रुपए के बीच चार्ज है। अभी संस्थान अपने स्तर पर इसका संचालन कर रहा है। आगे किसी एनजीओ को दिया जाएगा, उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत, रांची से लातेहार लौटने के दौरान हुआ हादसा। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी सड़क किनारे। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुरपा बालूमाथ निवासी रोहित कुमार के रूप में की गई है। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे भागिया के पास हुई। मृतक के पिता रतन साव ने बताया कि बेटा रोहित अपनी बाइक से रांची से अपने घर मुरपा लौट रहा था। इसी दौरान भागिया मोड़ के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने घायल रोहित को
बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार सिर और शरीर पर गंभीर चोट के साथ अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिजन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बालूमाथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि रांची से घर जाने के दौरान युवक की बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इससे युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। रांची में पीएलएफआई उग्रवादियों ने टाइल्स फैक्ट्री के गेट पर की फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में कैद। पीएलएफआई उग्रवादियों ने बुधवार की रात खरसीद दाग ओपी क्षेत्र स्थित एक टाइल्स फैक्ट्री के मुख्य गेट पर फायरिंग की है। यह स्थान तुपुदाना थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है। फायरिंग के बाद उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो युवक एक बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे। पीछे बैठे युवक ने गेट पर फायरिंग की और दोनों मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वालों की पहचान कर रही है। सरकारी स्कूलों में 20 जून तक कराया जाएगा योगाभ्यास। राज्य सरकार के स्वस्थ झारखंड समृद्ध झारखंड का सपना पूरा करने व 11वीं योग दिवस को सफल बनाने के उद्देश्य से स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसमें पूरे राज्य के लाखों विद्यार्थी व शिक्षकों ने एक साथ भाग लिया। सुबह 7:15 से 8 बजे तक कार्यक्रम चला। योग प्रोटोकॉल का यह अभ्यास 20 जून तक सभी विद्यालयों में कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रभाग प्रभारी, बीईओ, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी ने भाग लिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के सभी स्कूलों में योगाभ्यास का भव्य कार्यक्रम होगा। धनबाद में अवैध शराब का भंडाफोड़। 2 स्थानों से 82 बोतल विदेशी और 90 लीटर देसी शराब जब्त। 2 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने बुधवार को निरसा थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों से शराब जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ रजत मणिक बाकला ने बताया कि कालू बथान ओपी के कैथारडीह गांव में पहली कार्रवाई की गई। यहां से मंगल टुड्डू को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 52 बोतल अंग्रेजी शराब और 60 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण, नकली स्टिकर और ढक्कन भी मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में मंगल ने बताया कि वह अपने पिता रघुनाथ टुड्डू, नारायण चंद्र मंडल और मनसा उर्फ पाठा के साथ मिलकर अवैध शराब बनाता था। वहीं दूसरी कार्रवाई चिरकुंडा थाना क्षेत्र के जुनकुंदर फाटक स्थित आदित्य होटल में की गई। होटल से कई ब्रांड की शराब मिली है। साथ ही 30 लीटर महुआ शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने 32 वर्षीय आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपी फरार हो गए। कोडरमा में 2 मंजिला मकान से बच्ची गिरी। पिता ने कहा मकान मालिक की बेटी जिम्मेदार। आरोपी ने कहा हमने बचाने की कोशिश की। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। यह घटना 8 जून की बताई जा रही है। मृतक बच्ची की पहचान अंशिका उर्फ लड्डू के रूप में की गई है। बच्ची के पिता सौरभ कुमार ने तिलैया थाना में आवेदन देकर पूरे मामले को हत्या बताते हुए मकान मालिक की बेटी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बच्ची खेलते खेलते मकान मालिक अशोक चौरसिया के दूसरे मंजिल स्थित फ्लैट में गई थी, लेकिन काफी देर बाद जब वह नहीं लौटी तो पत्नी उसे ढूंढने गई। सौरभ के मुताबिक जब उनकी पत्नी ऊपर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि बच्ची मकान मालिक के कमरे की खिड़की से नीचे गिर गई है और उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया है। इसके बाद परिजन जब उस क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टरों ने बच्ची की हालत नाजुक बताई। वहीं कुछ देर बाद उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। सीएम हेमंत की भाभी सीता सोरेन पर किडनैपिंग रंगदारी का आरोप। धनबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर अपहरण, मारपीट, चोरी और रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके पूर्व निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने लगाया है। देवाशीष ने धनबाद की अदालत में सीता सोरेन समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने इस शिकायत को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। अब इस पर जल्द सुनवाई शुरू होने की संभावना है। देवाशीष का दावा है कि वह 6 मार्च 2025 को सीता सोरेन के साथ एक शादी समारोह में कतरास गया था, जहां रात को सोनोल होटल में उसे बंधक बनाकर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया और उसके एटीएम से 4 लाख रुपए की निकासी की गई है। आरोप के अनुसार सुनील चौधरी और राहुल नोनिया नाम के लोगों ने उन पर जबरन देसी कट्टा थमाया और फिर झूठे आर्म्स एक्ट के मामले में सरायढीला थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया। देवाशीष का कहना है कि उसकी कार, जमीन के कागजात और अन्य सामान भी जब्त कर लिए गए हैं और आज तक वापस नहीं किए गए। पत्थर से कूचकर युवक की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस।
बोकारो में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फिरौती के लिए अगवा किए गए 12वीं पास छात्र देवाशीष कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने देवाशीष को पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात माराफारी थाना क्षेत्र के गैमन कॉलोनी में घटित हुई है, जहां से देवाशीष का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे देवाशीष को उसके दोस्त अमन ने फोन कर घर से बाहर बुलाया था। इसके बाद उसका मोबाइल 3 बजे स्विच ऑफ हो गया। देर शाम उस नंबर पर कॉल किया तो स्विच ऑफ ही बताया, जिसके बाद देवाशीष के मामा सुबह 11 तारीख को सिटी थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। 11 जून को देवाशीष के मामा के लड़के को 2 बजे एक वीडियो भेजा गया, जिसमें देवाशीष रस्सी से बंधा हुआ नजर आ रहा था। अपहरणकर्ता ने 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी दी थी। गुमला में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 5 लीटर महुआ शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने गुरुवार सुबह जिले के चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। चैनपुर बाजार टांड स्थित महुआ शराब विक्रेता सुमित टोप्पो और मेरी टोप्पो के घर छापेमारी कर विभाग ने 5 लीटर महुआ शराब जब्त की है और मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह छापेमारी अवैध शराब के फैलते कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्रवाई के बाद से अवैध शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है और कई विक्रेताओं ने अपना कारोबार बंद करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। छापेमारी दल में अवर निरीक्षक उत्पाद, सिपाही और सशस्त्र गृह रक्षक बल के जवान शामिल थे। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बनाने, बेचने या संग्रह करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 417 करोड़ की लागत वाले छतरपुर सोन जलापूर्ति परियोजना का सेंट्रल टीम ने लिया जायजा। 6 साल में 17% ही हुआ काम। पलामू के छतरपुर सोन जलापूर्ति परियोजना का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस परियोजना की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को जल जीवन मिशन की सेंट्रल टीम पहुंची। नोडल पदाधिकारी करमजीत कौर, पलामू डीसी समीरा एस, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। सेंट्रल टीम के नोडल पदाधिकारी करमजीत कौर जपला के समीप सोन नदी पहुंची और निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद टीम इस परियोजना के पोषक क्षेत्र पिपरा प्रखंड के चपरवार, छतरपुर प्रखंड के बाचकोमा, विषयपुर, सलदाग, खुर्द, खेंद्रा कला और गोठा गांव का भ्रमण किया। इस दौरान परियोजना की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना का दायरा भविष्य में बढ़ेगा और नौडीहा बाजार, पिपरा आदि के लोगों को जलापूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। टीम ने सिलदाग पंचायत में भ्रमण कर वहां पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। नोडल पदाधिकारी ने सिलदाग पंचायत में पानी की किल्लत को देखते हुए आश्वासन दिया कि इस परियोजना का लाभ सिलदाग पंचायत के लोगों को भी मिलेगा। NUSRL रांची को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, 92 देशों के 400 विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान, डॉलर में मिली इनाम की राशि। रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की पहचान अब ग्लोबल लेवल पर भी बन रही है। यूनिवर्सिटी के लीगल एड सेंटर CLF को मैकजेनेट प्राइज फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप 2025 में दूसरा स्थान मिला है। इस सम्मान के साथ यूनिवर्सिटी को $7,500 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि भी मिली है। यह पुरस्कार टेलोयर्स नेटवर्क ऑफ एंगेज्ड यूनिवर्सिटीज़ और मैकजेनेट फाउंडेशन मिलकर देते हैं। इस नेटवर्क में 92 देशों के 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। इन देशों में समाज सेवा से जुड़ा बेहतरीन काम करने वाले संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके पहले भारत के बेंगलुरु स्थित NLSIU को यह सम्मान 2014 में मिला था। क्लैप यानी सेंटर ऑफ लीगल एड प्रोग्राम की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यह एक छात्र नेतृत्व वाला और फैकल्टी गाइडेड प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद कानून की पढ़ाई को सामाजिक न्याय से जोड़ना है। इस सेंटर ने झारखंड में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। चाइल्ड एजुकेशन क्वालिटी बेहतर बनाने को लोगों से सुझाव मांगने में लगा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के स्तर से डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस सिलेबस का उद्देश्य राज्य में बाल्यावस्था शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करना है। इस पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है, पर इससे पहले राज्य के नागरिकों, शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों, संस्थानों एवं अन्य स्टेक होल्डर से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। JCERT ने इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी करते हुए 20 जून तक सुझाव मंगाए गए हैं। उसके मुताबिक लोगों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से मिले सुझावों से चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। ईमेल jcert.ran@gmail.com के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.jcert.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं।
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की रिम्स में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की लगाई गुहार। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की रांची रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक छोटेलाल पांडे पर बेटी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने के अनुसार 31 मई को आरोपी छोटेलाल पांडे घर आया और उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर गौरी नदी की ओर ले गया। पूरी रात लड़की आरोपी के साथ रही। 1 जून को परिजनों ने लड़की को गौरी नदी के पास बदहवास हालत में पाया। घर लौटने के बाद लड़की ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति का पासपोर्ट रिलीज करने के मामले में सुनवाई पूरी। मनरेगा घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी राज्य की वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की पासपोर्ट रिलीज को लेकर दाखिल याचिका पर रांची पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार को ईडी और पूजा सिंघल एवं अभिषेक झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईएएस पूजा सिंघल ने बेटी की नामांकन के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी है। रामगढ़ में सीबीआई की छापेमारी, कोयला बिक्री में गड़बड़ी की जांच तेज। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रामगढ़ जिले के गिद्दी एक कोलियरी परियोजना कार्यालय के लोकल सेल में छापेमारी की है। टीम के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीबीआई अधिकारी, एक सुरक्षा अधिकारी, एक कर्मचारी और 2 अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में कोयला बिक्री में अनियमितता और संदिग्ध लेन देन के संकेत मिले हैं। टीम ने आरोपियों के आवासों पर भी छापेमारी की है, जहां से 2 बड़े बैग जब्त किए गए हैं। इन बैगों में कई अहम दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल उपकरण मिले हैं, जिन्हें जाँच के लिए कब्जे में लिया गया है। दूसरे प्रयास में जेपीएससी इंटरव्यू देकर लौटे सब इंस्पेक्टर बोले, गरीबों को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता। जेपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू राउंड से निकलने वाले उम्मीदवारों के अनुभव सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार संतोष कुमार, जो वर्तमान में झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, ने अपने इंटरव्यू के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास और दूसरा इंटरव्यू था। इस बार इंटरव्यू झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बोर्ड में हुआ, जिसमें कुल 3 सदस्य शामिल थे। करीब 10 मिनट चले इंटरव्यू में अधिकतर सवाल पुलिसिंग, खुफिया कार्यप्रणाली और फील्ड अनुभव से संबंधित पूछे गए। संतोष ने बताया कि पुलिस सेवा में रहते हुए जब वे फील्ड में गरीब और वंचित तबके की समस्याओं को देखते थे, तो उन्हें लगा कि प्रशासनिक सेवा में रहकर वे ज़्यादा बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। नियमों को ताक पर रखकर देवघर जिला परिषद बार बार निकालता है ऑफलाइन टेंडर। पहले भी 15 करोड़ के 115 योजना हुए हैं रद्द। सरकार की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने 3 अक्टूबर 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि 16 अक्टूबर 2023 के बाद टेंडर फीस और ईएमडी का भुगतान ऑफलाइन पद्धति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अधिसूचना का पालन सभी जिला से निकलने वाले टेंडरों में होता है, लेकिन देवघर जिला परिषद को इस अधिसूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे नियमों को ताक पर रखकर बार बार देवघर जिला परिषद से ऑफलाइन टेंडर निकाला जाता है। जुलाई 2024 में भी देवघर जिला परिषद की तरफ से 15 करोड़ के 115 योजनाओं के टेंडर ऑफलाइन निकाले गए थे। खबर प्रकाशित होने के बाद सभी टेंडरों को रद्द कर दिया गया था। इस बार भी देवघर जिला परिषद की तरफ से कुछ ऐसा ही किया गया है। चेशायर होम रोड जमीन फर्जीवाड़े में इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका पर हुई बहस। 25 जून को अगली सुनवाई। चेशायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में आरोपी को इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में की गई। मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि कई सह आरोपियों विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, दिलीप घोष, भारत प्रसाद और आदि को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और आरोप भी गठित हो चुका है। ऐसे में इम्तियाज अहमद को भी जमानत दी जाए। वहीं ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इम्तियाज अहमद का मामला उन आरोपियों से अलग है जिन्हें जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने मामले में ईडी को प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।